हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए जो सबसे डरावना शब्द होता है वो होता है स्टैगफ्लेशन, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसे फिक्स करना किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए आसान नहीं होता है और कई साल लग जाते हैं इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए। कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि हम उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उसके सिम्टम्स हमारे इकॉनमी में दिखने लगे हैं। आज ही मैं कुछ सोशल मीडिया ब्राउज़ कर रहा था तो वहाँ पर एक बड़े गोदी एंकर कह रही थी कि उनके सोसाइटी में लाइट नहीं है और पावर बैकअप भी नहीं है। नोएडा की बात हो रही थी। मैं नोएडा में काफ़ी साल रहा हूँ, एनसीआर में रहा हूँ, और गुड़गांव हो चाहे नोएडा हो, यहाँ पर पावर कट्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पावर बैकअप ना होना क्यों? क्योंकि वो जनरेटर्स जो डीजल से चलते हैं और उसकी सप्लाई में किल्लत आ रही है। साथ में कई प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं पावर कट्स को लेकर। तो क्या ये जो फ्यूल की प्रॉब्लम है और जॉब्स की प्रॉब्लम है, क्या हमें धीरे धीरे स्टैगफ्लेशन की तरफ ले जा रही है? इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। आपको मेरी बात सुन के शायद लग रहा होगा कि मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, तो आप मेरी बात मत मानिए। मैं आपके साथ उन लोगों की बात शेयर करता हूँ जो पब्लिक स्पेस पे मैटर करते हैं, जिनकी बातों को दुनिया सुनती है। तो उदय कोटक का क्या कहना है? इन्होंने मार्च 12 को ये स्टेटमेंट दिया, इट्स कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग, बी रेडी फॉर टफ टाइम्स। हमारे पीएम ने कहा दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स, और साथ में उन्होंने, आप जानते हैं, कहा गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रेवल्स मत करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। उसी तरीके की उन्होंने वार्निंग दी जो कोविड आने से पहले उन्होंने दी थी। रघुराम राजन, एक्सट्रीमली डेंजरस टाइम, ये उन्होंने मेंशन किया। मॉर्गन स्टैनली का कहना है रेस अगेंस्ट टाइम ऑन ऑयल बफर्स, ऑयल के संकट की तरफ उन्होंने इशारा किया। ये उनका रीसेंट स्टेटमेंट है इसी महीने का। जेपी मॉर्गन ने कहा अप्रैल में कि ब्रेंट क्रूड $150 को क्रॉस कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है लार्जेस्ट सप्लाई शॉक इन हिस्ट्री, ऐसा वो कह रहे हैं। और जो सबसे डरावने वाली बात है वो ये है कि जो सिस्टमेटिक्स और एलारा कैपिटल है, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने कहा है स्टैगफ्लेशनरी डायनेमिक अनमिस्टेकेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम स्टैगफ्लेशन पर अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो फोर्सेस स्टैगफ्लेशन क्रिएट करता है वो एक्टिव हो चुका है, और ये सिर्फ वक्त की बात है कि हम स्टैगफ्लेशन तक कब तक पहुंचते हैं। तो आगे हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 21 मई को गवर्नमेंट ने कहा कि नो शॉर्टेज, और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब अवेलेबल है। अगर आप न्यूज़ फ्लो को देखेंगे, न्यूज़ को ब्राउज़ करेंगे, कई चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्रॉब्लम से कई छोटे शहरों में शाम को पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता, पंप्स जल्दी बंद हो जाते हैं, सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, एलपीजी के सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर। तो ऐसी खबरों में हमें देखने को मिल रहा है। एक और प्रूफ जो इस प्रॉब्लम को बता रहा है वो ये कि इंडक्शन स्टोव्स की सेलिंग 30 टाइम्स बढ़ गई है एक महीने में। तो ये क्लियर कट सिम्टम है कि प्रॉब्लम है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। साथ में अभी पिछले 2-3 दिनों से किस तरीके से गर्मी पड़ रही है हम जानते हैं, और पावर कट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। जैसा कि मैंने कहा, पावर कट्स नए नहीं हैं, लेकिन इसका जो एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, पावर कट्स, महंगाई, ये सब का अब इम्पैक्ट देखने को लगा है। लोग सड़कों पर आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मैंने कई रिपोर्ट्स में देखा। और जैसा कि मैंने शेयर किया कि जो सबसे बड़ा सिम्टम है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में अब पावर बैकअप की प्रॉब्लम होने लगी है। क्यों? क्योंकि जनरेटर्स को रन करने के लिए डीजल चाहिए। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं कोलकाता में रह रहा हूँ,
अभी यहाँ पर पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 10-12 सालों से कोलकाता में नो पावर कट्स आज भी नहीं है, हम सेफ हैं। लेकिन बाकी शहरों पर क्या सिचुएशन है, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए, क्योंकि ग्राउंड के सिचुएशन आप ही बता सकते हैं और हम सिर्फ खबरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो आप बताइए आपके शहर में क्या सिचुएशन है। तो ये जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या इसी खतरे के बारे में ये लोग बात कर रहे थे? द ग्रेटेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज इन हिस्ट्री, क्या ये अब अनफोल्ड होता हुआ हमें दिख रहा है? तो इसके लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये किस डायरेक्शन पे जाएगा, कितना डरावना होगा, वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन ये उसके साइंस हमें क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं। अब ये सिचुएशन क्या इम्प्रूव होगी? तो हम जानते हैं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। दो प्रॉब्लम्स हैं, ऑयल एंड करेंसी, और दोनों हमारे बहुत ही रिस्की जोन पे चल रहे हैं। तो एक तरफ अगर आप देखिए, रुपया फ्री फॉल में जाता हुआ दिख रहा है, 95-96 के ऊपर घूम रहा है। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं 100 तो छोड़िए, अब 150 की बात करिए। और MUFG जो जापान का बैंक है, मित्सुबिशी ग्रुप का, उन्होंने कहा है कि 2026 में हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में 95 से 100 के बीच में रहेगी। तो कोई वहाँ पर मेजर रिलीफ की उम्मीद नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो महंगाई है वो बढ़ती जाएगी, वो नहीं रुकेगी। साथ में अगर हम क्रूड की बात करें, सो क्रूड भी अभी 110 के आसपास चल रहा है, थोड़ी बहुत अप डाउन हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये क्रूड का प्राइस हम देखते हैं वो रियल प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस जो खरीदी होती है वो ज़्यादा होती है। और हमारा पिछले महीने का एवरेज कॉस्ट $111 के आसपास है। तो ये जो क्रूड है ये सस्ते होने वाला नहीं है। अगर लड़ाई रुक भी जाती है तो भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होगा। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है अगर इस महीने या जून 1st-2nd वीक तक अगर ये लड़ाई नहीं रुकती है, सो हमें $150 वर्स्ट केस में देखने को मिल सकता है अगर दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। सो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि स्टैगफ्लेशन किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए सबसे डरावना शब्द होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं। सो देखिए, स्टैगफ्लेशन के लिए 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और स्टैग्नेंट डिमांड। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सिम्टम्स आपको हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं? हाई इन्फ्लेशन, रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है, हम जानते हैं महंगाई को बढ़ाता है। क्रूड प्राइस एलिवेटेड है, हम जानते हैं कि ये महंगाई को बढ़ाता है। अब क्रूड प्राइसेस में बढ़त होने लगी है, LPG के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल के बढ़ाए गए, डीजल के बढ़ाए गए, CNG के बढ़ाए गए। तो इस सब से अब आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज अभी NCR में ऐसी खबरें हैं, वहाँ पे टैक्सी की स्ट्राइक्स हो रही हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारे रेट्स को बढ़ाओ। तो इसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि स्ट्रीट फूड भी महंगे होंगे, जो हम रोज़मर्रा की सामान खरीदते हैं वो बढ़ेंगे, FMCG वाले अपने कीमतों को बढ़ाएंगे, तो इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सिम्टम हमें दिख रहा है। दूसरा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। आप मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कि घटा है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ने के सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी जब मुझे कुछ काम करने का मन नहीं होता तो मैं कुछ सोशल मीडिया ब्राउज़ करता हूँ, खास करके जो इंस्टाग्राम है उसे देखता हूँ, और उन वीडियोस को देखकर मुझे लगता है कि बेरोज़गारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके सिम्टम्स अब स्ट्रीट पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और डिमांड की अगर बात करें, स्टैग्नेंट डिमांड भी इन सब से कनेक्टेड है। अगर हमारे पास सरप्लस इनकम नहीं होगी, जेब में एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा, सो हम खरीदेंगे कैसे, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा और डिमांड कैसे बढ़ेगा? सो ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं, ये तीनों फोर्सेस जो स्टैगफ्लेशन को क्रिएट करते हैं, वो ग्राउंड पर अब स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं। अगर ये जल्दी ही कंट्रोल नहीं होते हैं तो हम
स्टैगफ्लेशन की तरफ जा सकते हैं। पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टूल है BT X-ray, जिसको यूज़ करके आप अपने स्टॉक को क्विकली मिनटों में एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि स्टॉक की क्वालिटी कैसी है। अच्छी क्वालिटी है तो आपको ऐड करना है, एवरेज करना है, बुरी क्वालिटी है तो आपको एग्जिट करने का सोचना है। साथ में आपको उसकी फेयर प्राइस, उसकी फेयर वैल्यूएशन भी हम शेयर करते हैं ताकि आपको पता हो कि किस प्राइस पर स्टॉक को खरीदना है और किस प्राइस पर एवरेज करना है। तो इसी टूल में हम एक इंटरेस्टिंग फीचर लेकर आए हैं, वो है पोर्टफोलियो रिव्यू। यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को सेकंड्स में एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और उसमें आपको क्या एक्शन लेना है। तो आइए क्विकली हम अपने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को रिव्यू करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर के यहाँ से अपने पोर्टफोलियो को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है या मैनुअली एंटर करना है और उस एक्सेल को आपको इसमें अपलोड करना है टूल में और वो क्विकली एनालाइज कर देगा। फ्यूचर में हम ऐसा फीचर भी डालेंगे कि आप अपने ब्रोकर के लॉगिन से डायरेक्टली उस पोर्टफोलियो को फैच कर सकते हैं। थोड़ा आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये आपको दिखा रहा है कि आपके पोर्टफोलियो का स्कोर क्या है। आप देख सकते हैं अच्छा स्कोर है। साथ में ये आपको बताएगा कितनी होल्डिंग है, आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना करंट वैल्यू है, कितना आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है और आपका स्कोर बता दिया कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिसेंट है, कितने मॉडरेट है। साथ में आपको निफ्टी के कंपैरिजन में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आउट परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये पोर्टफोलियो अभी भी ओपन है और अभी भी लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी 10 से 11 स्टॉक्स और भी ऐड होंगे। साथ में जो करेंटली एडेड स्टॉक्स हैं उसे भी नीचे के लेवल पर हमें खरीदना है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमने अपने पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया है। अब जो देखने वाली बात यह है कि इसकी एक एनालिसिस आपको वो देगा, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक हैं, आपके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन सेक्टर वाइज भी आपको बताएगा। साथ में इंडिविजुअली एक एक स्टॉक को बताएगा कि इसमें आपको क्या करना है, क्या एवरेज करना है, क्या एग्जिट करना है और अगर आपको बाय करना है, एवरेज करना है या बाय ऑन डिप करना है तो कहाँ तक करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वो दिखाएगा। तो क्विकली मिनटों में आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लेते। तो ये फीचर हमने आपके लिए बनाया क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्वेरी आते हैं, सर मैं ये स्टॉक रखूं, ये सेल करूं, ये बाय करूं, ये एवरेज करूं, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है, बुरा है। तो इस तरीके के बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपके फीडबैक को ही ध्यान में रखकर हमने इसे डेवलप किया है। आने वाले दिनों में और भी अच्छे फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं। अब स्टैगफ्लेशन का डेफिनेशन क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला कि ग्रोथ जीरो या नेगेटिव हो जाए, यानी कि जीडीपी में डिप देखने को मिलेगा। अब जीडीपी अभी हमारी स्ट्रॉन्ग है, ऑफिशियल फिगर्स अच्छी हैं, उसमें डिप ज़रूर आया है, लेकिन अभी वो ज़ीरो तक नहीं पहुंचा है। जीडीपी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कई लोग उस डेटा को डिबेट करते हैं, कैलकुलेशन मेथड पर कमेंट्री करते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जीडीपी अभी भी ग्रोइंग है। ये ज़ीरो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि हमसे कहा गया कि लॉकडाउन टाइम सिम्टम्स के लिए, सिचुएशन के लिए तैयार रहो। तो जब लॉकडाउन लगा था तो क्या हुआ था, आप मुझे बताइए। क्या जीडीपी हमारी डिप नहीं हुई थी? तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी रियल नहीं है? क्या जो कोटक बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं, क्या इसी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? दूसरी जो कंडीशन होती है, इन्फ्लेशन 8% से ऊपर होना चाहिए और ऑलरेडी इन्फ्लेशन अपटिक होता हुआ हमें दिख रहा है और इन्फ्लेशन की फिगर्स में भी काफ़ी डिबेट होता है। कई जो ऐसे हाई इन्फ्लेशन आइटम्स हैं उसे उस डेटा में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो असली महंगाई जो हमारे जेब को इम्पैक्ट करती है वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। WPI का इन्फ्लेशन 42 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर हमें देखने को मिला। तो इन्फ्लेशन भी अपने 8% की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अभी हम 5% से डाउन हैं। क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये आने वाले टाइम पर मिलेगा। लेकिन ये क्राइटेरिया भी वो मीट कर रहा है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और
स्टैगफ्लेशन अचानक एक दिन आसमान से नहीं टपकता है, उसका भी एक प्रोसेस है और वही प्रोसेस अभी चल रहा है। और डिमांड के बारे में मैंने आपके साथ बात किया कि डिमांड जो है पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, सभी कंपनीज आके कह रही हैं कि कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। तो ये तीनों फोर्सेस अगर आप देखिए सो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी हम जिस फेनोमेना से गुजर रहे हैं इसको वो इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन लाइट कह रहे हैं, यानी कि स्टैगफ्लेशन का एक छोटा मोटा हल्का वर्शन कह रहे हैं कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं हैं, उस स्टेज पर हैं और स्टैगफ्लेशन तक पहुंचने में अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ती है तो हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त बहुत मुश्किल भरा होगा और चैलेंजिंग टाइम्स हमें देखने को मिल सकता है, तो वो इसी रिस्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम अगले कुछ क्वार्टर्स तक अगर वर्स्ट केस सिचुएशन देखें तो क्या है, देखिए अगर सितंबर तक हालात इसी तरीके से बने रहते हैं क्रूड के फ्रंट पे, सो हमें 130 से 150 डॉलर्स के क्रूड के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बारे में कई लोग पहले भी बोल चुके हैं, ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, यानी कि करेंसी पर प्रेशर। और हम जानते हैं एफआई की सेलिंग रुकने वाली है नहीं, वो सेलिंग बॉन्ड मार्केट हो चाहे इक्विटी मार्केट हो वो बढ़ता रहेगा। एफडीआई भी रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, तो करेंसी 100 पर जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि अभी हमारा 1.2% ऑफ जीडीपी के आसपास है, वो बढ़ के 2% के आसपास हो सकता है। और ये मैं अगले 3 महीने की बात कर रहा हूँ, इसलिए आरबीआई के लिए ये बहुत मुश्किल भरा वक्त है। कल के वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि आरबीआई के पास चैलेंज क्या है और कैसे वो इकॉनमी को मैनेज कर पाएंगे, महंगाई को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, रुपए को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो रेट को हाइक करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सो ग्रोथ फिस हो जाएगी, यानी कि डिमांड पर सीधा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और बेरोज़गारी पर पड़ेगा। और अगर वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, रेट्स को कम करते हैं कि हम रेट कम कर देते हैं, इकॉनमी में ग्रोथ हो जाएगा, तो रुपया और कमज़ोर हो जाएगा, एफआईएस और सेलिंग हो जाती है। और तीसरा वो ये कर सकते हैं कि जी हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। सो सिचुएशन वहाँ पर और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। प्लस ये सिग्नल भी जाएगा दुनिया को कि देखो आरबीआई कुछ नहीं कर रहा है, और वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एफआई की सेलिंग को और भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आरबीआई एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कोई भी डिसीजन आसान नहीं होगा। और जो ये अभी चैलेंज ये है कि हम किसी तरीके से अपने रुपये को बचा लें, ग्रोथ तो हम बाद में ले आएंगे। तो अब देखना है कि अगले पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है। कई लोग इसकी वकालत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भले ही चांसेस कम हैं, लेकिन एक रेट हाइक आरबीआई शायद कर सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। डिटेल में हमने आपके साथ बात किया है। और अगर ईरान और यूएस की डील हो जाती है, लड़ाई रुक जाती है, कोई पीस प्रपोजल दोनों पार्टी को एक्सेप्ट हो जाता है, तो भी शॉर्ट टर्म में हमें एक सेंटिमेंट का बूस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए कि सिचुएशन पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगी। और जो लोगों ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि आने वाला वक्त मुश्किल होने वाला, उन्हें इस सिनेरियो के बारे में पता है कि अगर ये लड़ाई रुक भी जाती है तो भी सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं वो सीज़ फायर के बाद ही आए हैं उनके। तो इसलिए वो उस खतरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, और हमें भी करना चाहिए। सो क्या सिचुएशन अभी है और क्या आने वाली है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अपने व्यूज़ शेयर किए। अब इसका कंक्लूजन क्या है और एक्शन पॉइंट क्या है, हमें करना क्या चाहिए, आइए क्विकली इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें अपनी आँखों को बंद करके नहीं रखना है। जो डेंजर है ना, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम एक डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ ये सिचुएशन आ सकती है, कम से कम हम उसके बारे में प्लान करें। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमें
थोड़ा कैश पर रहना चाहिए, कैश का रिज़र्व बना के रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कहा जाता है ना, कैश इज़ किंग, और बुरे टाइम पर कैश ही काम आता है। गोल्ड भी कई दफ़े बुरे वक्त पर काम नहीं आता है। तो कैश का रिज़र्व हमारे पास होना चाहिए। ये आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देगा, और एक अगर मार्केट में बड़ा गिरावट आती है तो उस कैश का इस्तेमाल करके आप इन्वेस्टमेंट भी सही प्राइस पर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप इस सिचुएशन में कोई स्टॉक को खरीद रहे हैं तो पूछिए और सोचिए कि ये कंपनी अगर 1 साल लॉकडाउन लग गया, मान लीजिए लग गया, जिसके बारे में कई लोग कह रहे हैं, तो क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी? 1 साल तक अपना खर्चा पानी बिजनेस को मेंटेन कर पाएगी? अगर कर पाएगी तभी वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अदरवाइज़ या तो उसे हमें एग्जिट करना चाहिए या फिर उसमें एक्सपोजर को कम करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमें पूछना चाहिए कि हम जिस सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या अगले 5 साल में क्या उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और कितना % ग्रोथ मिलेगी? उस सेक्टर में, उस कंपनी में ग्रोथ का क्या प्लान है? कंपनी के ग्रोथ को पता करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। उसकी कितनी ऑर्डर बुक है आप इसको देख सकते हैं, उसके बिजनेस प्लान्स क्या हैं, उसके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, ये आप देखेंगे तो आप कुछ हद तक जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनके पास कितना बिजनेस आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों तक आ सकता है। तो उसे जाकर देखिए। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. और पांचवी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप ज्योग्राफिकली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। दोस्तों, हमारे देश के पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं कि हम एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में जाने वाले हैं, लेकिन क्या जापान में ऐसा कहा जा रहा है? क्या हांगकांग में ऐसा कहा जा रहा है? क्या अमेरिका में ऐसा कहा जा रहा है? तो क्यों ना हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, और अगर हमारे पोर्टफोलियो में का एक हम 10 to 20, 30% भी वहाँ लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी करेंसी लगातार कमज़ोर हो रही है। कई एनालिस्ट लोग का कहना है कि करेंसी और भी वीक होगी, तो क्यों ना हम उसका थोड़ा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हर तरफ से हमें मार मिल रही है। तो क्यों ना हम कहीं ना कहीं से थोड़ा उसका फ़ायदा उठाएं और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो इसको भी ज़रूर कंसीडर करिए। और आखिर में बुलट्रैक को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम अनबायस्ड कमेंट्री देते हैं और मार्केट के अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि स्टैगफ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और कब तक हमें स्टैगफ्लेशन इंडिया में देखने को मिल सकता है, या इसकी ज़ीरो पॉसिबिलिटी है? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।